हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका था, जिसमें हमने 30 से 31 क्वेश्चनों को देखा था और बहुत ही डिटेल के साथ देखा था। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आपके जो कमेंट्स आए थे वो एकदम बेहतरीन कमेंट्स थे। आप लोगों ने इतने बेहतरीन बेहतरीन कमेंट्स किए थे कि मजा आ गया उनको पढ़ के। कि आप लोगों ने बताया कि क्वेश्चन सर बहुत ही बेहतरीन थे। तो सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम पेपर में आने वाले हैं। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में ज्योग्राफी से नहीं बनने वाला है। अगर आप चाहेंगे तो ज्योग्राफी को मैप से भी पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके जो वनडे एग्जाम या आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो होते हैं उसमें आपके मैपिंग से ज्यादा क्वेश्चन ना आकर आपके सीधे सीधे कंपटीशन में वही क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया आपका, और आपका लाइकली जो भी क्वेश्चन आपका बल्लहन क्वेश्चन हो गया। तो उसी प्रकार जो हम तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम की, उसमें ज्यादा मैपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैपिंग के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम उससे आगे का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये डेली क्लास आपके 4 बजे होती है। तो उसी प्रकार से आपकी जो क्लासेज जो लगातार चल रही हैं हमारे यहाँ पर, है ना, 4 बजे पर। और आपको मैं शेड्यूल भी दिखाऊंगा जो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। जैसे करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू होने वाली है, एक क्लास आपकी चल रही है। उसके बाद आपको बता दूं अभी हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर जो क्लासें चल रही हैं वो आपकी ज्योग्राफी की स्टार्ट हमने की है। उसके बाद में यही क्लासें आपके आगे बढ़ेंगी और इसमें हिस्ट्री की क्लास को और हम लेके आएंगे। तो एक दिन में पीसीएस की 2 क्लासों को करेंगे। उसके बाद यूपी पुलिस के री एग्जाम की जीके, आप लोगों को पता है कि पिछली बार भी टोटल फंसी थी। आरओ के पेपर में टोटल फंसा था। पीसीएस का पेपर हुआ नहीं, वरना आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो वहां पर फंस जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ज्यादा क्लासें ना पढ़ाने के बावजूद भी जितनी क्लासें मैंने आपको पढ़ाई उन क्लासों में से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो उम्मीद रखिएगा कि हम जो इस बार जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ज्योग्राफी जो सेगमेंट लेके आए हैं उसमें भी आपके लिए मैं बता दूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। और लगातार आपके समक्ष ऐसे ही क्वेश्चन प्रस्तुत होते रहेंगे। हिस्ट्री की भी एकदम तैयारी हो चुकी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करेंगे, संविधान पर भी फोकस करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट हो गया, आपका साइंस हो गया, सभी पर फोकस करने वाले हैं। साइंस की बहुत सारी क्लासें हैं भी आपके, जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं पेपर में। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद हम, एक महीने के बाद में हम किसकी, जब हमारी 30 क्लासें हो जाएंगी इंडियन ज्योग्राफी की, उसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की 30 क्लासों को आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। इस प्रकार जितनी भी क्लासें हैं जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चनों के साथ फिर से हम चलते हैं। पहले क्लास में जो आपने कमेंट्स किए हैं उसमें एकदम मजा आ गया है। इतने गजब के कमेंट्स किए हैं कि सर क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे हैं। जो लोग पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी भी आपके ज्योग्राफी या सोशल साइंस से कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में नहीं आएगा। तो भाई यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आते हैं। देखिएगा, क्षेत्रफल के क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, 7.33% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस पेपर में पूछे गए हैं, और यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई अलग नहीं होता। जीके जीके के सिर्फ क्वेश्चन अलग होते हैं, ना कि जीके अलग होती है। ठीक है, जीके के क्या होता है, डिटेल पार्ट का क्वेश्चन जो होता है उसमें से छोटा पार्ट का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा आता है, और आपका जो बड़ा एग्जाम पैटर्न जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टेटमेंट लेवल बना के से इस प्रकार से यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा समझिएगा। तो ये सब कुछ आपके एपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका अगर छोटा सा अगर पार्ट में ले लूं कि भारत के प्रादीपीय पठार कहां पर है, या भारत के प्रादीपीय पठार की आकृति कैसी है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में आ जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम बताते तो हैं, लेकिन हर पार्ट को डिटेल से बताते हैं, जिससे आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में आपकी स्थिति मजबूत हो जाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 33 क्वेश्चन को करते हैं कि भारत का प्रादीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है।
ठीक है, देखिएगा प्रादीपीय पठार से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रादीपीय पठार से लेकर आया हूं और कई बार देखा गया है कि प्रादीपीय पठार से क्वेश्चन लगातार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए ये देखते हैं कि प्रादीपीय पठार जो होते हैं वो किस प्रकार की चट्टानों से बने होते हैं। क्या अग्नि चट्टानों से बने होते हैं, रूपांतरित चट्टानों से बने होते हैं, या आपके अपसादी चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो आपके पठार जो होते हैं प्रादीपीय पठार, वो क्या है, प्रादीपीय क्या है, प्रादीपीय हम उसे कहते हैं जिसके तीनों ओर क्या हो, पानी हो, जिसके तीनों ओर क्या हो, पानी हो, और एक ओर क्या हो आपके स्थल हो, यानी कि तीन ओर जल हो और एक ओर आपके क्या हो, स्थल हो, उसे हम प्रादीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, प्रादीपीय भाग कहते हैं। प्रादीपीय भाग में जो सबसे सिंचाई होती है वो किससे होती है, पाउंड से होती है, यानी कि तालाबों से होती है। और प्रादीपीय की सबसे बड़ी जो नदी है उसे हम क्या कहते हैं, गोदावरी नदी। तो प्रादीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसे गोदावरी नदी कहते हैं। गोदावरी की लंबाई की अगर बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। कितनी, 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है, जो कि प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की पहली सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब आपकी देखिएगा इस पे भी आपकी सिंचाई के लिए सबसे बड़ी परियोजना बनी है, जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी की परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जायकवाड़ी परियोजना भी आपके कहां पर बनी है, गोदावरी नदी पर बनी है। और आपकी गोदावरी नदी पर अगर जाएंगे तो आपके नासिक के अंतर्गत गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना बनी गई। जहां पर आपके नासिक की अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी जो होती है वो आपके त्र्यंबकेश्वर से ही निकलती है, प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, त्र्यंबकेश्वर की अगर बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर आपके नासिक में है, और नासिक में ही लाल प्याज सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। लाल प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, नासिक में ही होता है। तो प्रादीपीय क्या कहलाता है, तो प्रादीपीय तो हमें पता चल गया क्या कहलाता है प्रादीपीय। ठीक है, तो प्रादीपीय जो पठार होता है वो किन किन चट्टानों से बना हुआ होता है, क्वेश्चन हमारा यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी के पेपर में, यूपीपीसीएस के पेपर में, आरओ के पेपर में, सभी क्वेश्चन, ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसमें अग्नि चट्टानें बनती हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टानें बनती है, रूपांतरित कार्यांतरित चट्टानें भी बोल सकते हैं, अपसादी चट्टानों में नहीं होता है। ठीक है, तो प्रादीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों बनते हैं, तो आपके प्रादीपीय पठार जो है वो आपकी दो प्रकार की चट्टानों बनते हैं, एक तो अग्नि चट्टाने में, दूसरा आपके रूपांतरित चट्टानों में बनते हैं, यानी कार्यांतरित भी हो सकता है। तो एक बात दो, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपकी यूपीएससी एग्जाम, आरओ के एग्जाम में पूछा गया है, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन आपके प्रादीपीय भारत से बीयू के एग्जाम या यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा और भी अभी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको प्रादीपीय भारत से। ठीक है, अभी सभी क्वेश्चन करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रादीपीय भारत के क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो गए, इसलिए मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, ये देखिए भारतीय प्रादीपीय पठार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो भारतीय प्रादीपीय पठार के संदर्भ में कौन से क्वेश्चन सही हैं, जरा इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 60 है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसलिए इसको समझिएगा। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। मैंने भी आपको बताया कि आकृति, अब यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रादीपीय पठार की आकृति कैसी है, पूछा भी गया है, आपके यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कैसी है आपकी, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर, तथा धरातल काफी ऊंचा नीचा है। तो बिल्कुल सही है, धरातल जो होता है वो प्रादीपीय पठार का काफी ऊंचा नीचा होता है। ठीक है, कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, इस प्रकार क्या होता है, धरातल होता है। राइट, पहला पॉइंट, पहला स्टेटमेंट तो एकदम राइट हो गया। इस क्षेत्र में बहुत सी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे बिंद और आपके सतपुड़ा। तो बिल्कुल सही है, बिंद और सतपुड़ा है आपके, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक हैं। तो बिल्कुल विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला होंगी, जो कि राजस्थान में है आपके, कि उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। ठीक है,
पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा व ताप्ती इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा व ताप्ती इसी तरफ होकर बहती हैं। तो कौन सा क्या डी सही है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा व ताप्ती जो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण ना करके किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो दो नदियां ऐसी हैं, एक तो तापी नदी, ठीक है, सॉरी ताप्ती नदी होगा यहाँ पर, तापी यानी कि सूरत ताप्ती, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आज तक रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, अरावली की श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां दे दिया कि उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, तो ए क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। किस पे? उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है एकदम। कोई टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं। एक क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के एग्जाम में। देखिएगा आकृति कैसी है, त्रिभुज के आकार की है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है, इसको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे बिंद और सतपुड़ा। आपके सतपुड़ा भारत का पहला वन आरक्षित पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यहां तक तो एकदम राइट है स्टेटमेंट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पश्चिम की तरफ, लेकिन यहां पर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी होगा, ना कि उत्तर पूर्वी। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा व ताप्ती इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं। तो नर्मदा व ताप्ती इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है एकदम। ठीक है, तो संदर्भ आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, एक प्रादीपीय भारत से और प्रश्न जो आपके लिए प्रस्तुत है इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिएगा भारत के प्रादीपीय पठार। देखिएगा, एक क्वेश्चन पे तो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बन सकता था, तो जो भी प्रादीपीय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप गलत नहीं करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, दक्षिण का पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट तथा निच चट्टानों से बना हुआ है। तो देखिए, ग्रेनाइट या निच चट्टानों से, नाइस चट्टानों से बना हुआ है, तो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रादीपीय पठार किन चट्टानों से बना है? आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है। आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है, कार्यांतरित भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिएगा, दक्षिण का पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नाइस से बना हुआ है, बिल्कुल सही है एकदम। दक्षिण का लावा पठार एक उठा हुआ पठार है, ये याद रखिएगा, ये बहुत आता है स्टेटमेंट कि दक्कन लावा पठार एक उठा हुआ पठार है जो तावा नहीं, लावा की क्षैतिज चादरों से बना है, जो लावा की क्षैतिज चादरों से बना है। तो ए स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। मालवा का पठार बिंद की कगारों से ऊंचा उठकर पठार का पूर्वी पार्श्व बनाता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नर्मदा और ताप्ती की द्रोणी बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट क्या एकदम सही है। देखिएगा, अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या इस वाले क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है? ए वाला देखिएगा, ठीक है, और ए वाला देखिएगा, क्या इनसे मैच नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल इन्हीं से मैच हो रहा है भाई, इन्हीं से मैच हो रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से, इन्हीं से तो मैच हो रहा है। देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर बिंद व सतपुड़ा बोल दिया, यहाँ पर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा व ताप्ती इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने बनाया वो यूपीपीसीएस का था, ये यूपीएससी का था। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने बनाया है वो कैसे बनाया? नर्मदा व ताप्ती की द्रोणी बिंद व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ती है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद मालवा का पठार बिंद की कगारों से ऊंचा उठकर पठार का पूर्वी पार्श्व बनाता है। यहाँ पर आपके पश्चिमी भी कर सकता था, क्या कर सकता था? पश्चिमी भी कर सकता था, लेकिन उसने करा नहीं, क्योंकि उसने इस प्रकार से ऑप्शन भी सेट किया है कि भाई नीचे दिए गए कूटों में कौन सा उत्तर सही है। तो सही उत्तर हमने फटाफट लगा दिए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है,
जिस प्रकार से जितनी मेहनत से प्यार करते हो ना किसी से, उतनी मेहनत से पढ़ाई कर लो तो मजा आ जाएगा एकदम। तो प्यार बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। याद रखो कि प्यार जितनी मेहनत से तुम कर रहे हो ना, जितना प्यार के लिए रोते हो ना, उतना क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, मेहनत करनी है, क्वेश्चन को लगाना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा आपको आंसर उसके मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 30 क्वेश्चन 30 दिन पर डे, कितना क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन। अगर 900 क्वेश्चन आपने इंडियन ज्योग्राफी के अगर 900 क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो भाई उम्मीद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर पेपर में 15 आते हैं ज्योग्राफी से, तो 14 क्वेश्चन आपके सही होंगे। वरना तो आपको मुझे लगता है कि 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे। 1800 क्वेश्चन हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि हर क्लास में 30 ही क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बताया कि अगर 30 क्वेश्चन को हम पर डे बेस पर लगाते हैं, कोई भी छुट्टी नहीं करते हैं, तो भाई जल्द से जल्द हम क्लासों को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा पठार, प्रादीपीय पठार ठीक है। अब चलते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। क्या चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो था हमारा प्रादीपीय पठार का, जो पहला क्वेश्चन था, अब उस पर चलते हैं। तो प्रादीपीय पठार से चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं, चौथा नहीं पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं प्रादीपीय पठार से, ठीक है। भारत के प्रादीपीय पठार से संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। अब देखिएगा इसमें कथन क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया। मारवाड़ उच्च भूमि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। केंद्रीय उच्च भूमि मध्य भारत के पठार के नाम से जानी जाती है। ए स्टेटमेंट सही है। जो केंद्रीय उच्च भूमि मध्य भारत के पठार के नाम से जानी जाती है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मध्य भारत के पठार के नाम से ही जानी जाती है। आपके यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद मुझे उम्मीद है कि यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि केंद्रीय उच्च भूमि मध्य भारत के पठार के नाम से जानी जाती है। कि केंद्रीय उच्च भूमि को किस पठार के नाम से जाना जाता है, तो मध्य पठार के नाम से जाना जाता है। सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का एक लावा निर्मित पठार है। ये भी सही है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है और एक लावा निर्मित पठार है। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, एक लावा निर्मित पठार है। मेघालय का पठार प्रादीपीय पठार का हिस्सा है क्या। देखिएगा मेघालय का पठार प्रादीपीय पठार का हिस्सा है। अगर आप मैप करेंगे तो मेघालय का पठार प्रादीपीय पठार के डैश पे ही आता है, ठीक है। तो मारभार उच्च भूमि अरावली श्रेणी के पश्चिम में है। कहां पर है, आपके पूर्वी स्थिति है। कैसी स्थिति है इसकी, पूर्वी स्थिति है। तो कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, पश्चिमी नहीं होगा, पश्चिम नहीं होगा। तो देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। आपके 5 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं प्रादीपीय पठार से, ठीक है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आने वाले पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे, तो मेहनत करेंगे फिर से, लेकिन गलत होने की उम्मीद नहीं है, लग नहीं रहा कि आप लोग गलत करेंगे, ठीक है। डेली क्लास 4 बजे मिलिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बुक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। जैसे आपके जहां भी ज्योग्राफी आती है, आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो आपको शायद उम्मीद है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर, ठीक है, पीडीएफ अगर ओरिजिनल चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना कमेंट्स बॉक्स में जो पहला कमेंट्स होता है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। अब बाकी जैसे हमारे मंथ में 900 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, वैसे 900 क्वेश्चनों की एक आपको क्या टेस्ट सीरीज प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें जे क्वेश्चन होंगे और आप घर पे आराम से लगा सकते हैं और आपके पास क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। पूरी बुकलेट की तरह आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों। ओके, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाबालेश्वर किस राज्य में स्थित है। महाबालेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो महाबालेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है। महाबालेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। और कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो आपकी 1400 किलोमीटर है। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और प्रादीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं तुंगभद्रा नदी।
क्या कहते हैं, तुंगभद्रा नदी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। आपके कहां पर है, आपके दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में आपके आती है। कहां पर आती है, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में आपके आती है। किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो सतारा में आती है। सतारा डिस्ट्रिक्ट में आपके आता है महाबालेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले के अंतर्गत आता है। त्र्यंबकेश्वर कहां से आता है, नासिक जिले के अंतर्गत आता है। और आपके कौन सी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी निकलती है। कृष्णा महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपके महाराष्ट्र में आता है। कहां पर आता है, आपके महाराष्ट्र में आता है। उड़ीसा में कौन सी नदी है, तो उड़ीसा में आपके महानदी है, जिससे शोक कहा जाता है। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध सतलज पर है या हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो वो महानदी पर है। आपके भाखड़ा नागल आपके किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल आपके सतलज नदी पर है। किस नदी पर है भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा नागल आपके सतलज नदी पर है। ठीक है, गुजरात आपका हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन, लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 में बहुत ज्यादा समस्या प्रकट कर दी थी। 2017 में आ गया था ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत और चीन 2017 में डोकलाम, ये तो आपने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, पर एक क्षेत्रीय विवाद में भिड़ गए थे। डोकलाम क्षेत्र त्रिसंगम के कोने पर स्थित है। अब देखिएगा ऑप्शन, भूटान, अरुणाचल प्रदेश चीन, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर चीन, भूटान सिक्किम और चीन, भूटान पश्चिम बंगाल और चीन। अब आपको ये तो पता है कि भारत का जो क्षेत्र था वो भारत के अंतर्गत आता था, भारत में आता था, चीन में आता था, और आपके कहां पर आता था, भूटान में। लेकिन आपका चीन और भूटान वाले तो क्वेश्चन सही होंगे, यानी कि एक चीन और भूटान देखिएगा ज्यादातर सभी में है आपके, इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। और आपके इन, अब आपने बी ऑप्शन को छाट लिया कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डोकलाम है कहां पर, भारत में कहां पर है, भारत में आपके सिक्किम में है। भारत में कहां पर है, सिक्किम में है भारत में। ठीक है, चीन, ठीक है, और आपकी चुम्बी घाटी में आता है, चुम्बी घाटी के अंतर्गत। ठीक है, तो चुम्बी घाटी आपके कहाँ है, चुम्बी घाटी आपके भूटान में है, ये भी याद रखिएगा। चुम्बी घाटी भाई की दोस्तों कहाँ है, तो चुम्बी घाटी आपके भूटान में है। भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है भूटान, 699 किलोमीटर की, कल हमने पढ़ा था। 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चुम्बी घाटी कहाँ पर है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, भूटान में चुम्बी घाटी है। तो सिक्किम वाला आंसर सही होगा, यानी कि जो आंसर हमारा होगा वो आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा आपका, सी एकदम राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो त्रिसंगम किसका है, भारत का है, लेकिन भारत में कहां पर है, सिक्किम में। ठीक है, देखिए किसी क्षेत्र का सूखाग्रस्त श्रेणी से बाहर, किसी क्षेत्र का सूखाग्रस्त श्रेणी से बाहर करने के लिए उसके सकल फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत, सकल फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए, सिंचाई के अंतर्गत कितना प्रतिशत होना चाहिए, 10% से अधिक गलत, 20%, 25% गलत है सब, कितना 30% से अधिक होना चाहिए। भारत लगभग 68% सूखाग्रस्त है। जहां पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सूखाग्रस्त होता है वो पर, और भारत का लगभग 68% जो क्षेत्र है वो आपके सूखाग्रस्त श्रेणी में आता है। जहां पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सूखाग्रस्त से बाहर रखा जाता है। ठीक है, उसको भारत की निम्नलिखित पूर्वोत्तर झीलों का मिलान कीजिए, तो पूर्वोत्तर झीलों का मिलान कीजिए, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं, गुरु डोंगमार झील, लोकटक झील, उमियाम झील, चंडूबी झील। देखिएगा जो झील आपको पता है सबसे पहले आप उसको मिलान करिएगा, आंसर ऑटोमेटिकल निकल के आएगा। मैं बताता हूं कि लोकटक झील कहां पर है, मुझे पता है लोकटक झील आपके मणिपुर में है, तो सेकंड का थर्ड वाला होगा, यानी कि सेकंड का थर्ड वाला ए नहीं है, तो ए तो कट कर दिया हमने।
ए है आपके, तो ए वाला रखा, ए वाला हमने कट कर दिया। अब आपके ऑप्शन डबल डिप में यानी कि 50-50% हम तुक्का भी लगा सकते हैं अगर हमको नहीं पता तो। ठीक है, अब आपको पता है कि उमियाम झील जो है वो आपके कहाँ पर है, मेघालय में है। उमियाम उमियम झील जो है मेघालय में, थर्ड का आपका दूसरा वाला होगा। देखिएगा थर्ड का आपका दूसरा वाला कौन सा है, मुझे पता है कि यही आंसर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अब देखिए गुरडोंगमार झील जो है वो आपके सिक्किम में है, और आपकी चंदुबी जो झील है वो आपके कहां पर है, असम में है। आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी वाला राइट है। तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे सरल है, अगर इसमें आपको एक भी पता है तो आपका 50% आंसर क्लियर हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर आजकल बहुत होशियार हो गया है, ये भी याद रखिएगा, वो एक ही तरह के ऑप्शन भी बनाता चल रहा है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग बना रहा है, उसको तो पेपर कठिन से कठिन बनाता है। री एग्जाम आर ओ का बहुत ही कठिन आने वाला है। ठीक है, कठिन तो पेपर इस बार भी था, बहुत सारा चेंज था पेपर में, पीसीएस लेवल का अकॉर्डिंग पेपर बना दिया गया था आर ओ का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन फंसे और इसी प्रकार फंसते रहेंगे। सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर। तो ये सब आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं पीजीटी, टीजीटी, यूपी पीसीएस, आर ओ बीओ की परीक्षा में, एमपी पीसीएस की परीक्षा में कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का दबदबा रहा है पूरी तरीके से। और दबदबा अगर इन प्रश्नों का रहा है तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी राज्य में पूछे गए हैं। उसी प्रकार के प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी उम्मीद बिल्कुल कायम रहे कि भाई ज्ञान जीएस आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आता है वो एकदम जबरदस्त तरीके से लेके आता है। तो जितना आप एकदम मेहनत करेंगे, जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा 33 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और एक श्रृंखला जो हमारी जो लगातार चल रही, देखिएगा एक पढ़ाई वो होती है कि एक दिन पढ़ लिए 10-15 दिन छोड़ दिए। अगर महीने में आप लोग 30 दिन में से अगर 26 दिन भी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लगातार पढ़ते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पढ़ने का टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल क्या है कि सुबह 7 बजे पढ़ना, 7 बजे सोना, नहीं, है ना। आपका 7 से 7 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है टाइम टेबल। कभी अगर कोई व्यक्ति पूछे कि आपके टाइम टेबल क्या है, तो स्टडी टाइम पर डे 6 घंटे, पर डे ओनली 6 घंटे। आप 6 घंटे 24 आवर्स में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, यानी कि 1/4 ही तो आपको पढ़ना है ना। 25% एक दिन में आपको पढ़ना है, बाकी आप 75% में अपने काम कर लीजिएगा। लेकिन अगर टाइम टू टाइम हम बनाएंगे कि हमें 3 से 4 पढ़ना है, तो उम्मीद लगता है मुझे 3 से 4 में आप लोग कोई काम आ गया, कुछ आ गया, तो क्या आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। तो पर डे कितने घंटे पढ़ना है, पर डे 6 घंटे पढ़ना है, यही टाइम टेबल आप लोग बनाइएगा, और यही आपके लिए जबरदस्त भी है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्री तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो आर्थिक क्षेत्र कितनी दूरी तक फैला हुआ है, 122, 112 नॉटिकल माइल्स, 120, 200 या 200। आंसर क्या होगा, 200। 320 तो नहीं होने वाला है। ठीक है, 200, इसको सिर्फ याद रखिएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के रूप में जाना जाता है, तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उन्हें किन रूपों में जाना जाता है। ये सभी लोगों को पता है कि अरेबियन सी, जैसे अगर बात हम करें, यहां से बात करें, तो ये क्या है आपका, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है ये आपकी। किसकी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इधर आपका अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है, और यहाँ पर आपके क्या है, तो यहाँ पर आपके हिंद महासागर है, हिंद ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है, राइट। यहाँ पर क्या है, आपके हिंद महासागर है। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, तो अरेबियन सी आपका ये पड़ता है। इस प्रकार अगर यहाँ पर अगर द्वीपों की बात करेंगे, तो यहाँ पर लक्षद्वीप होता है, और लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप, यानी कि अरेबियन सागर में 3 द्वीपों का समूह है, जिससे एक को कहते हैं अमीनी द्वीप, एक को क्या कहते हैं, अमीनी द्वीप कहते हैं, एक को लक्षद्वीप कहते हैं, और तीसरे को क्या कहते हैं, मिनिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिकाय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिनिकाय कहते हैं। तो ये देखिएगा, अब आपके यहां से यहां पर तीनों सागरों का संगम किसे कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, लास्ट मैंने बताया भी था। तो अरब सागर में आपके बहुत सारे देश आते हैं, जैसे यमन, ओमान आता है आपका, है ना, पाकिस्तान भी आता है। तो बहुत सारे देशों से सीमा भी स्पर्श होती है।
ठीक है, भारत तो आता ही आता है। आपके बहुत सारे देशों सीमा भी स्पर्श होती है। तो यहां से अगर मैं बात यहां से कर लूं पूरी तरीके से, तो लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप आते हैं, और 3 द्वीपों का समूह है अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। तो अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। और अगर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को पूछे तो क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। राइट। तो देखिएगा, हर टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो डिटेल पार्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है डिटेल पार्ट को समझना। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपके 10 डिग्री चैनल किनके किनके बीच पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल होते हैं। 10 डिग्री चैनल किनके किनके बीच पाया जाता है? कल हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है? अब आपको लोग पाक देखते हैं तो पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये किसको अलग करती है? श्रीलंका को। लास्ट ईयर आपके यूपी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, किसको अलग करती है? श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बताया था, श्रीलंका की जो प्राचीन कैपिटल है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुराधापुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुराधापुर कहते हैं। और अगर बात करेंगे, इसे पूर्व का मोती भी कहते हैं, श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका को सीलेन के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? सीलेन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो आपके उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान से, ये तो गलत है। दक्षिणी लिटिल है नहीं, तो लिटिल अंडमान से यानी कि छोटे अंडमान से कार मतलब बड़ा अंडमान को अलग करता है। इसको अलग करता है? बड़े अंडमान को अलग करता है। राइट, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बना रहा है, इस बात को देखिएगा। ग्रेट निकोबार नहीं बना रहा है। ग्रेट निकोबार जो बना रहा है, कोको चैनल बना रहा है? नहीं भाई, कोको चैनल नहीं बना रहा है। कौन सा बनाता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल बनाता है। 9 डिग्री क्या करता है? 10 डिग्री तो अभी आपने पढ़ाई है, क्या करेगा? 8 डिग्री आप लोग पढ़ ही चुके हो। ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि 9 डिग्री चैनल क्या करता है। 9 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? कुछ काम आप भी कर लीजिएगा, कुछ काम हम भी कर रहे हैं, दोनों लोग काम मिलकर करेंगे तो एक अच्छा सा पहाड़ बन जाएगा, अच्छी सी श्रृंखला बन जाएगी। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल को आप कमेंट्स करिएगा कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। 42वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा 42वां क्वेश्चन की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका आएगी, हिंद महासागर। अभी हमने हिंद महासागर के बारे में पढ़ा था। देखिएगा वो हिंद महासागर है आपका, वो देखिएगा हिंद हिंद ओशियन। ठीक है, महासागर दिवस 8 जून को बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। 8 जून को महासागर दिवस मनाते हैं। हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर। हिंद महासागर का प्राचीन नाम है आपके रत्नाकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिएगा कि हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। तो हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। क्या स्टेटमेंट सही है? भाई एस नहीं, किस अक्षर के आकार का है? एम अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर एस आकार का प्राकृतिक प्रवक्ता स्रोत व पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो भाई जब एस है ही नहीं, जब एम है, तो ए स्टेटमेंट भी गलत हो गया, कथन भी गलत हो गया, कथन ए भी गलत हो गया, यानी कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ए व बी दोनों असत्य हैं। ए व बी दोनों असत्य हैं। भाई जब पहले दूसरे सही नहीं है तो क्या करोगे आगे बढ़कर? ठीक है, अब देखिए हिंद महासागर द्विध्रुव, हिंद महासागर द्विध्रुव की अगर बात करें तो हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं द्विध्रुव के? यह पूर्वी तथा पश्चिमी भारतीय महासागरों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। देखिएगा, ये पूर्वी व पश्चिमी
भारतीय महासागरों के बीच समुद्र की सतह के तापमान टेम्परेचर के डिफरेंस यानी कि अंतर को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है, अंतर को दर्शाता है कौन? आईओडी। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है, ए भी सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही विकसित होता है और कहीं विकसित नहीं हो सकता। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही विकसित होता है पूरी तरीके से। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव की एक विशेषता, हिंद महासागर के पूर्व में सामान्य जल की तुलना में, देखिएगा पूर्व में सामान्य जल की तुलना में, याद रखिएगा स्टेटमेंट, पूर्व में सामान्य जल की तुलना में ठंडा और पश्चिम में सामान्य जल की तुलना में गर्म जल की स्थिति होती है। यहां से थोड़ा सा कठिन बन जाता है, देखिएगा समझते हैं। पहला तो सही है कि पूर्वी और पश्चिमी भारतीय महासागरों के बीच तापमान के अंतर को दर्शाता है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है, ये भी ठीक है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव की विशेषता क्या है? हिंद महासागर के पूर्व में सामान्य जल की तुलना में ठंडा और पश्चिम में सामान्य जल की तुलना में गर्म जल की स्थिति को दर्शाता है। अब ये बात याद रखिएगा कि पश्चिम में कैसा कर रहा है? पश्चिम में गर्म कर रहा है, पश्चिम में भाई गर्म कर रहा है। अब पूर्व में कैसा कर रहा है? तो पूर्व में ये ठंडा कर रहा है। पूर्व में क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है। अब बात सही है, ये भी सही है। ये जब पूछा जा सकता है, अगली बार एक क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हो सकता है इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से उल्टा कर दिया जाए, पश्चिम में ठंडा करा दे, अब पूरब में क्या करा दे? गर्म करा दे। ठीक है, देखिए पूरब में क्या है, तो देखिएगा 1 2 3 1 2 3 तीनों क्वेश्चन क्या है हमारे? सही हैं, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है एकदम हिंद महासागर द्विध्रुव से। डियोगो गार्सिया द्वीप कहां पर स्थित है? वह है, लेकिन जहां पर वह स्थित है वह है, देखिए यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपके कई बार हर एग्जाम में पीजीटी, टीजीटी, यूपी पीसीएस, आरओ यारो, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन शायद पूछा गया होगा। भूमध्य सागर में नहीं भाई, भूमध्य सागर में नहीं, दक्षिण चीन सागर में नहीं, हिंद महासागर का ही भाग है। किसका भाग है? आपके हिंद महासागर। जिस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए लिया है उसको मैंने पूरे टॉपिक को क्लियर किया। देखिए हिंद महासागर से तीसरा प्रश्न है। कितना प्रश्न है? हिंद महासागर से तीसरा प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग स्टडी कर रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले भी हैं, राइट। चलिए अब देखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, बताइएगा। लगातार क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। सुमात्रा नहीं, इंडोनेशिया में नहीं है, आपके मालदीव है नहीं, श्रीलंका है नहीं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसे क्या कहते हैं? मेडागास्कर। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसे क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड। कहां पर स्थित है आपके? ठीक है, डेनमार्क में स्थित है, डेनमार्क, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माजुली। माजुली द्वीप कहते हैं, जो कहां पर है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और आपको ब्रह्मपुत्र का नाम सुनने से एक तो खुशी होती है कि भाई भारत में होगा कहीं ना कहीं, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके असम में है, खुशी आपको मिलती होगी भारत का नाम सुनते हुए। ठीक है, याद रखिएगा, खुशी कहाँ नहीं मिलती, किसका नाम सुनते हुए खुशी नहीं मिलती? ये देखिएगा हिंद महासागर से संबंधित पांचवा प्रश्न है, हिंद महासागर के बारे में सही कथन है। कोई भी प्रश्न क्या मैं छोड़ रहा हूं जो आपसे नहीं बन पा रहा है, आप उसको सिर्फ बताइएगा, कमेंट्स करिएगा कि इस क्वेश्चन को भी और इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आइएगा। सर टॉपिक से थोड़े क्वेश्चन कम हो रहे हैं या क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, सजेशन जरूर दीजिएगा। इसके लिए यूट्यूब ने भी कमेंट्स बॉक्स दे रखा है कि आप लोग उस पर अपना पॉइंट मतलब बताएं कि सर क्या करना चाहिए, आगे किस प्रकार की श्रृंखला लानी चाहिए, कि क्या क्या करना चाहिए, कि आपको हिस्ट्री भी साथ में चाहिए या ज्योग्राफी अकेले ही सब्जेक्ट ठीक है। करंट अफेयर्स भी मिलेगा, ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ इतना बताना है। यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर में सबसे छोटा है, तो बिल्कुल 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद में आपके अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के बाद में आपके हिंद महासागर आता है।
तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में दूसरा, क्षेत्रफल में तीसरा, सबसे बड़ा है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जावा गर्त हिंद महासागर का हिस्सा है, तो जावा गर्त भाई हिंद महासागर का हिस्सा है, बिल्कुल। जावा कहाँ, जावा, जावा पी रहा है, कहां पर पी रहा है, तो इंडोनेशिया में पी रहा है। जकार्ता, जावा, ठीक है, इंडोनेशिया किस द्वीप के ऊपर स्थित है, तो सुमात्रा और जावा द्वीप के ऊपर ही स्थिति है आपके इंडोनेशिया की, ठीक है। कहां पर है, आपके इंडोनेशिया में है। देखिएगा, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से पर मिलती है, क्या पॉइंट है, मंदाकिनी नदी क्या कहते हैं, इसको हम पंच प्रयाग कहते हैं, क्या कहते हैं, पंच प्रयाग कहते हैं। 5 प्रयागों का समूह पंच प्रयाग कहते हैं, जैसे रुद्र प्रयाग। देखिएगा, इसमें एक पॉइंट तो आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या सटीक बैठता है, कि भाई जो अलकनंदा है वो सब में कॉमन है। अलकनंदा जो है वो आपके सब नदियों में कॉमन है, यानी कि अलकनंदा आपके 5 प्रयागों में हर एक में आती है। आपने मूवी भी देखी होगी अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा पांचों में से पांचों में आती है, कॉमन है आपके, ठीक है। एक आपका नंद प्रयाग है, ठीक है। फिर आपका विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ठीक है। तो देखिएगा, अलकनंदा तो सब में आपके कायम रखी गई है, तो रुद्रप्रयाग में साथ में क्या होगा, मंदाकिनी होगी। रुद्रप्रयाग के साथ में क्या होगी, मंदाकिनी होगी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देव प्रयाग में क्या होगी, भागीरथी होगी, ठीक है। नंद प्रयाग में क्या होगी, नंदाकिनी होगी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी होगी। और आपकी विष्णु प्रयाग में क्या होगी, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा होगी। कौन सा प्रयाग बचा है, कोई बता सकता है, तो भाई बता सकते हो, कर्ण प्रयाग बचा है। और कर्ण प्रयाग में कौन सी होगी, तो कर्ण प्रयाग में होगी आपकी अलकनंदा प्लस पिंडर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी मैचिंग करने के लिए भी कई सारे पेपरों में कई बार देखा गया है। तो पंच प्रयाग आंसर क्या होगा, रुद्र प्रयाग। क्या आंसर होगा भाई इसका, इसका आंसर होगा आपका रुद्र प्रयाग। राइट आंसर क्या होगा, रुद्र प्रयाग। राइट, बात समझे, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक। याद रखिएगा, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑक्सबो झील के संबंध में सही है, तो झील देखिएगा, कितनी जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और देखिएगा यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एलटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीआईसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। और अभी और तो बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइएगा भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। यह एक यू आकार की झील है, बिल्कुल सही है। यू आकार का आकार ले लेती है, यू, यू टर्न, यानी कि यू आकार है, बिल्कुल सही है, यू आकार, यू से अम्ब्रेला वाला। यह नदी के मोडिंग के कारण बनती है या बनता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, झील स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। ऑक्सो झील जल की झील है, तो बिल्कुल झील है, जल की तो झील होगी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन तो बहुत सही था, जिसने तुक्का लगाया होगा उसका राइट आंसर बन गया होगा। जिसने तुक्का लगाया होगा, जितनी बार भी तुक्का लगाया होगा, उसका राइट आंसर तो यहाँ से बन गया होगा, ये बात तो 100% है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ तुक्का बहुत लगाया है ना। क्वेश्चन पेपर में एक भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन सब करके रखा है, कापी के गोले सब काले कर दिए। तो बीसलपुर, ठीक है, यानी कि एरिया में आपके तुक्के जरूर लगाए जाते हैं, राइट। आप लोग समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के एरिया में तुक्के जरूर लगाए जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में तुक्के इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई तुक्का लगाना है ना, यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं लोग कि तुक्का लगाने का 100% तरीका, कि भाई उपयुक्त सभी है, तो उपयुक्त सभी तुक्का वाले में 100% नहीं, 99.9% सही होगा। 99.9% एकदम क्या होगा, सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके।
तो तुक्के बहुत लगाए जाते हैं। देखिए, पैंगोंग त्सो झील भारत और के द्वारा साझा किया गया जल निकाय है। तो किसके द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? म्यांमार के साथ भारत सीमा बनाता है, बिल्कुल। भूटान के साथ भी बनाता है, चीन के साथ भी बनाता है, नेपाल के साथ भी बनाता है। क्या आपको पता है कि कितने किलोमीटर की सीमा वो म्यांमार के साथ बनाता है? 1643 किलोमीटर। क्या पता है भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? देखिएगा, जो चीज हम पढ़े हैं उसको रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, जो कि दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, 1751 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। अब सीमा तो भाई बना रहा है, तो एक बात तो आप याद रखिएगा, अगर सीमा बना रहा है तो बात कोई खतरनाक वाली नहीं, लेकिन खतरनाक तो यह है कि म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ए कितने राज्यों के साथ बनाता है, ए कितने राज्यों के साथ बनाता है। उन राज्यों के नाम जो कि हमने कल पढ़े थे, अच्छे से उनको स्टडी किए थे, हर चीज मैंने आपको बताई थी अच्छे से, लेकिन क्या आप लोग ने एक काम किया? रिवीजन। रिवीजन क्यों जरूरी है? देखिएगा, जब हम छोटे थे या जब हम इंटर तक पढ़ाई करते थे तो हमें होमवर्क मिलता था, और आज वो होमवर्क आपका कन्वर्ट किस में हो गया? तो होमवर्क कन्वर्ट हो गया आपके रिवीजन में। आजकल कोई आपसे चेक करने वाला नहीं है कि भाई बताइएगा, आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में पूरे नंबर लाइएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। तो होमवर्क जो मिलता था, होमवर्क करना हमने छोड़ दिया, इसलिए रिवीजन नहीं कर पा रहे। अगर वही होमवर्क आप मान के चलें कि होमवर्क क्या है? रिवीजन करना। होमवर्क क्या है दोस्तों? रिवीजन करना है। होमवर्क अगर रिवीजन के अकॉर्डिंग आप लोग मान जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने सेशन पढ़ाया था और जो आज सेशन आपका चल रहा है, ये दोनों सेशन की जब रिवीजन करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसमें आपकी कुछ ना कुछ हेल्प होगी, और आपको जब एग्जाम टाइम होगा तो क्या लोड नहीं पड़ेगा। एग्जाम से 2-4 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स देखिएगा। जीके देख के क्या करेंगे? जीके पे तो पहले ही इतना हमने कर लिया है, लेकिन एग्जाम पैटर्न, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली डेली फॉलो करेंगे इसको, 100% अगर करेंगे कि डेली क्लास करने से पहले उसको सुबह मॉर्निंग में उठ के आपके रिवीजन कर लिया जाए, सुबह मॉर्निंग में उठ के रिवीजन कर लिया जाए, तो उम्मीद करता हूं कि शायद ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। किससे साजिश करेगा? चीन से करेगा। किससे करेगा? चीन से करेगा। ठीक है, तो डेली अगर बेस पर हम करते हैं, क्या करते हैं डेली बेस पर? डेली बेस पर अगर हम करते चले आ रहे हैं, एक जबरदस्त पैटर्न के अकॉर्डिंग लगातार चले आ रहे हैं रिवीजन करते हुए, तो उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो हमारी टाइम टेबल की जो श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली हैं। अब देखिएगा, राजस्थान की सांबर झील आ गई। सांबर झील के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह अरब सागर में गिरती है। कहां से अरब सागर में गिरेगी? अरब सागर में तो नहीं गिरेगी। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। एक क्वेश्चन शायद सही हो सकता है, क्योंकि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी क्या है? चिल्का झील है। ये लास्ट ईयर आपके यूपी पीसीएस में पूछा भी गया था। चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहां पर है? आपके उड़ीसा में। और खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जो झील है उसे हम पुलिकट झील कहते हैं, जो कि आपके कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, तो मुझे तो ये पॉइंट फिलहाल सही लग रहा है कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ठीक है, यह एक धूमकेतु के हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण गठित की गई है। ये तो कुछ नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची झील है। तो सही पूछा है, तो सही आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन भी जब पूछा गया था तो बहुत ही सरल लग रहा था, क्योंकि एक क्वेश्चन में अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। निम्नलिखित कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला? अरावली के बारे में तो हम पढ़ ही चुके थे, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला।
ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, देखिएगा सबसे नवीनतम है, तो सबसे नवीनतम ही तो पूछी गई है। सबसे नवीनतम क्या है आपके? शिवालिक। ठीक है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला क्या है? शिवालिक। लिखिए, लो जी आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, आ जाओ भाई इसको हल करो। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में एक क्वेश्चन है, इसको हल करना है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में है। यह मुख्यतः अग्नि चट्टानों से निर्मित है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। क्या पॉइंट है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला अभी मैंने बताया, तो पॉइंट और भी नोट करिएगा, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भाई सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, पॉइंट नंबर 1 कहां पर है आपके? राजस्थान में। राजस्थान में आपके आती है, राजस्थान में, दिल्ली में भी आती है आपके, गुजरात में आती है आपके, हरियाणा से बॉर्डर को स्पर्श करती है। ठीक है, हरियाणा के बॉर्डर को भी स्पर्श करती है। 4 राज्यों में फैली हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली को ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हम कहते हैं माउंट आबू। माउंट आबू एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू पर एक टेम्पल बना हुआ है जिसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि लाल पत्थर से बनाया गया है। जैन मंदिर यानी कि बिमल शाह ने बनाया था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो और भी स्टेटमेंट इसके नोट करिएगा, है ना। माउंट आबू किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप देखिएगा सिरोही जिले में है। गुरु शिखर भी आपके किस जिले में है? तो राजस्थान के सिरोही में है। लेकिन सिरोही नेशनल पार्क आपके मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क है। एक गुरु शिखर है, क्या पर है आपके? माउंट आबू की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है, इसे किसने बनवाया? बिमल पाल ने बनवाया था। ये आपके हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? पेटोरो जो एक कॉल में हुआ था। तो भाई ये तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही है, अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। ये मुख्यतः अग्नि चट्टानों से निर्मित है, गलत है भाई। ठीक है, अब शादी तो बाद में आती है, लेकिन कार्यांतरित चट्टानों से निर्मित है। यह हम कह सकते हैं 2 चट्टानों से निर्मित है, एक तो रूपांतरित, दूसरी कार्यांतरित। ठीक है, और क्या दक्षिण? तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, तो बिल्कुल विस्तृत है। 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट सही है। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन वाली बात इसमें है जो आप लोगों से नहीं हो रही है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होगी, तो भाई भारत में स्थित है, तो भारत की तो अपने आप प्राचीन पर्वत श्रृंखला होगी। राइट, तो भारत की अपने आप प्राचीन पर्वत श्रृंखला होगी होगी होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों की प्रणाली भारत में कोयले की अधिकतम मात्रा उत्पादन करती है? तो भारत में कोयले की अधिकतम मात्रा उत्पादन करती है। अगर मैं कोयले की बात करूं, तो कोयला आपके कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले तो एक कोयला होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रोसाइट्स। ठीक है, एंथ्रोसाइट्स के बाद जो कोयला होता है उसे हम कहते हैं बिटुमिन्स, और बिटुमिन्स के बाद जो कोयला होता है उसे हम कहते हैं लिग्नाइट। तो कितने प्रकार का कोयला होता है? और आपके पिट कोयला होता है। ठीक है, भंडार भी पाए जाते हैं एंथ्रोसाइड्स के। सबसे अधिक भंडार आपके जम्मू कश्मीर में, विटामिन्स के सबसे अधिक भंडार आपके झारखंड में, और लिग्नाइट के आपके तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है। और पिट आपके दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन भारत में जो आपका स्टोरी है जो गोंडवाना लैंड की,
गोंडवाना लैंड में लगभग में 90% कोला पाया जाता है ना, 90%। आंसर क्या होगा? गोंडवाना प्रणाली। क्या आंसर होगा आपका? गोंडवाना प्रणाली। ठीक है, राइट राइट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं हो सकती, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपके। ठीक है, देखिए दक्कन पठार आ गए आपके। दक्कन पठार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहले प्रादीपीय देखे, अब दक्कन को देखो भाई। दक्कन पठार के संदर्भ में कौन से सही हैं? ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। क्या? नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या बनाती है आपके? क्या बनाती है भाई? ऐश्वर्य का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आपके सही है। संरचनात्मक रूप से कार्बी एंग्लो पठार दक्कन पठार का एक विस्तारित रूप है, जो कहां पर है? आपके मेघालय में है। जो कहां पर है? आपके मेघालय में है। बात भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा है और ढलान पश्चिम की ओर है। दक्कन का पठार पूर्व में नहीं, पश्चिम में ऊंचा है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पश्चिम की नहीं, पूर्व की ओर है। यानी कि ये गलत है। एक और दो सही हैं, एक और दो सही हैं। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैम्प कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कपास की खेती सबसे अधिक होती है और काली मृदा सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से दक्कन पठार के संदर्भ में सही है? लीजिए, दक्कन पठार के संदर्भ में सही है। दक्कन का पठार अपने विस्तार में लगभग समान ऊंचाई का है। तो देखिए, कोई भी पठार अपने विस्तार में समान ऊंचाई का नहीं हो सकता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दक्कन का पठार पूर्व और पश्चिम छोर पर ऊंचा है और केंद्र की ओर ढलान है। गलत है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है, अभी तो पढ़ा था हमने। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूर्व की ओर है। देखिएगा वही क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन का छोटा रूप, ए वाला रूप, सिर्फ थर्ड लाइन से उठा दिया। थर्ड लाइन से उठा के यहां पर रख दिया है। थर्ड लाइन से उठाकर यहां पर रख दिया गया दोस्तों। तो देखिएगा पश्चिम में ऊंचा है, अभी तो मैंने बताया पश्चिम में ऊंचा है भाई, और पूरब में ढलान है। ढलान किस साइड पर है? पूरब में। तो ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो गया हमारे पास में। और सी अगर राइट हो गया हमारे पास में, तो क्या इस क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा क्या? तो आपको अगर एक क्वेश्चन पड़ा हुआ होता तो आगे जो एग्जाम में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया होता, आप बिल्कुल एकदम 100% सही कर देते, उसमें कोई भी परेशानी दोस्तों नहीं होती। तो देखिएगा, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूर्व की ओर है। दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ढलान पश्चिम की ओर है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर भी तो यही बात बोली गई थी। यही तो बात बोली गई थी, और ये बात तो बिल्कुल गलत है और ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन पश्चिम में ऊंचा है और पठार कभी भी अपने विस्तार में लगभग समान ऊंचाई के नहीं हो सकते, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट तीनों एक जैसे हैं, जिसमें हमने देखा कि स्टेटमेंट नंबर यानी कि जे वाला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है? राइट है भाई। हम भी आपके पीछे पड़े हैं। दक्षिण ट्रेंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लीजिए, जलवा एकदम, प्रादीपीय पठार, दक्षिण ट्रैप, हिंद महासागर, 3 टॉपिक क्लियर करे हैं आज हमने, और इन्हीं टॉपिकों पर लगे भी रहेंगे। उम्मीद करता हूं यही टॉपिक आपके पेपर में भी आएंगे। हिंद महासागर, प्रादीपीय पठार, दक्षिण ट्रैप, और कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, जिसमें आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। फॉर्मेट तो एमसीक्यू का है, लेकिन टॉपिक आपके 3 कवर कर चुके हैं। तो दक्षिण ट्रैप के बारे में सही कथन देखिएगा। दक्षिण ट्रैप इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसे दक्षिण ट्रैप कहते हैं।
और काली मिट्टी तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में नहीं, सबसे अधिक मात्रा में भारत में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में आपके कपास की खेती होती है, अभी तो बताया था कपास की खेती होती है। इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, इसकी रचना दरारी व केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटियस काल के अंतिम चरण में हुई है। इसकी संरचना मुख्यतः बेसाल चट्टानों से हुई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसकी संरचना मुख्यतः बेसाल चट्टानों से हुई है, बिल्कुल हुई है, सही है। कौन सा कथन असत्य है? दक्षिण ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटियस काल में हुई है, के अंतिम चरण में हुई है, ये भी क्वेश्चन सही है। इसकी संरचना दरारी व केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, बिल्कुल सही है। इसकी संरचना ऊपर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। असत्य कौन सा होगा? सिर्फ दरारी से नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला रॉन्ग होगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, मरुस्थल को भी यहां पर कंप्लीट करेंगे। टॉपिक नंबर 4 जितने भी मरुस्थल से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को भी यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। मरुस्थलीय तमिलनाडु का तिरुनेलवेली क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र भाई किसे कहते हैं? लद्दाख, लद्दाख है ना। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो लद्दाख में जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं उसका नाम हम सियाचन ग्लेशियर भी दे सकते हैं, सियाचन ग्लेशियर भी कह सकते हैं। तो सियाचन ग्लेशियर में जो औसत तापमान होता है वो -50 डिग्री का रहता है ना। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी आपके कहां पर है? सियाचन ग्लेशियर में। विश्व का सबसे ऊंचा जो ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र है वो कहां पर है? आपके सियाचन ग्लेशियर में है, युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर नुब्रा घाटी भी बनती है आपके, नुब्रा घाटी। और कहें तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला भी आपके आती है, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला भी आपके आती है, इसको याद रखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला भी आती है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई क्वेश्चन देखते हैं कहां पर आपके लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मरुस्थल की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत है? यानी कि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता, भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है, मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में ही है, ठीक है। देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला के भी टॉपिक को कवर करा, हिंद महासागर के टॉपिक को कवर करा, दक्षिण ट्रैप के टॉपिक को कवर करा, और आपके प्रादीपीय भारत के टॉपिक को कवर करा। अब आपके जो मरुस्थल का टॉपिक है उसको भी कवर करें, यानी कि 5 टॉपिक आज कवर कर लिए हमने, ठीक है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 एमएम वर्षा प्राप्त होती है। अगर 150 एमएम वर्षा प्राप्त होगी तो यहाँ पर आपके मरुस्थल नहीं होगा। 150 एमएम वर्षा प्राप्त होगी तो मरुस्थल होगा, रेत के टीले होते हैं। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। गलत कौन सा है? 250 नहीं होगा, 250 नहीं होगा, क्या होगा? 150 होगा। क्या होगा? 150 होगा। देखिए मरुस्थल के संदर्भ में, अब देखिए मरुस्थल को भी हमने, डिजिट को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, इसमें भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलने वाले सूर्य का ताप का अनुभव करता है। लेकिन ठंडे मरुस्थल जो होते हैं वो आपके धूसर होते हैं, और जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो लाल या नारंगी रंग के होते हैं। ये बात याद रखिएगा, उनमें लाल व नारंगी रंग दिखता है, और जो ठंडे होते हैं ना धूसर कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट इसी के ऊपर है कि ठंडा, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं, तो लद्दाख में तो बर्फीली हवाएं चलेंगी, और तेज जलाने वाले सूर्य के तापमान का अनुभव करता है, तो ठंडा मरुस्थल करेगा। अगर यहां पर गर्म होता ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाता, स्टेटमेंट गलत हो जाता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं, तो गर्म मरुस्थल जो होते हैं उसमें सहारा का नाम आता है, रातें ठंडी होती हैं तो बिल्कुल। और
तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच ही जाता है, ये तो आपको पता है। इसीलिए कहते हैं कि मरुस्थल में दिन गर्म होता है। जैसे थार लेते हैं, कोई सा मरुस्थल ले लो, दिन क्या होगा, गर्म होगा, लेकिन रात्रि हमेशा क्या होगी, ठंडी होगी। इसलिए रात्रि में जाओ, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, कौन से कथन सही है? ए बा बी दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। ए बा बी दोनों के दोनों कथन क्या है, एकदम सही है। याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों को हम कर ही चुके थे प्रादीपीय भारत में, इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं और आपकी क्लास हुई समाप्त। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें और बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अब नई वीडियो मिलेंगे, नए क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, ओके बाय, धन्यवाद। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों क्लास नंबर 3 में। ओके।